गया होगा कि अभी आपको लंबे समय तक इसी कोरोना वायरस के साथ ऐसे ही जीना होगा। आपको अभी बहुत जल्द इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आगे का रास्ता यह है कि अगर वायरस से आपकी जान बच गई तो आपको अपनी जेब के बारे में सोचना होगा। और आपकी जेब की फिक्र करते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक राहत पैकेज की घोषणा की है। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस राहत पैकेज में देश के गरीबों, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों के लिए क्या क्या है। आज हम इस पैकेज को आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करेंगे ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए आगे का रोड मैप तैयार कर पाएं, आप आगे की तैयारी कर सकें। क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुश्किल भाषा में तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस पैकेज का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या फायदा होगा। इसके बाद हम जी न्यूज को मिल रही धमकियों की बात करेंगे जो रुकने का नाम नहीं ले रही। जब हमने जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाई थी तो हमने तब कल्पना भी नहीं की थी कि यह मामला केरल तक पहुंच जाएगा, केरल में हमारे खिलाफ एफआईआर होगी और फिर केरल से यह मामला पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अब इसमें हर रोज भारत के नए नए दुश्मन जुड़ रहे हैं। जिहादियों से शुरू हुई बात अब आतंकवादियों और खालिस्तानियों तक पहुंच गई है और पिछले 2 दिनों से हमें पाकिस्तान के नंबरों से लगातार नफरत भरे मैसेज आ रहे हैं। इनमें चेतावनियां लिखी हुई हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। लेकिन आज हमें यूएई से एक नई धमकी आई है जो बहुत गंभीर है, जिसमें हमें सच दिखाने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। आज हम आपको धमकी भरी ये सारी आवाजें सुनाएंगे ताकि पूरा देश ये सुन ले कि ये टीम कौन सी है, ये नेक्सस कौन सा है, ये गठबंधन कौन सा है जो जम्मू पर जमीन जिहाद की खबर दिखाने से परेशान हो जाता है, फिर केरल में एफआईआर करता है, फिर पाकिस्तान से फोन आता है, वो धमकी देता है जान से मारने की और कहता है कि अभी तुम्हारे ऊपर और एफआईआर होंगी, और फिर यूएई से खालिस्तान की मांग करने वाले लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं। इन सब धमकियों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये सारे लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। किसी को केरल चाहिए, किसी को कश्मीर चाहिए, किसी को पंजाब चाहिए। इसलिए आज इन धमकियों की तह तक जाना हमारे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी बहुत आवश्यक है। और यह भी कमाल की बात है कि जिस दौर में पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड इकट्ठा कर रही है, उस दौर में पाकिस्तान की सेना ने 20% तक अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग की है। पाकिस्तान कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सेना को अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अपनी तनख्वाहों की फिक्र है। इसलिए कह रही है कि हमारी तनख्वाहें अब बढ़नी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का ये असली चेहरा भी आज हम आपको दिखाएंगे। बुरा तो बहुत लगेगा पाकिस्तान को, और जो भारत में बैठे पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले लोग हैं उन्हें भी ये बात बहुत चुभेगी, लेकिन बात सच है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बड़े ऐलान किए। 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने 15 घोषणाएं की। इसमें सबसे ज्यादा 6 ऐलान एमएसएमई यानी छोटे मझोले उद्योगों के लिए किए गए। अब एमएसएमईज को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा, जिससे 45 लाख एमएसएमईज को फायदा मिलेगा। एमएसएमईज लोन लेकर ईएमआई का भुगतान 1 साल बाद शुरू कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड भी बनेगा। एनपीए वाले एमएसएमई को 20,000 करोड़ का लोन मिलेगा। 200 करोड़ तक कोई सरकारी टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। 200 करोड़ तक सरकारी खरीद एमएसएमई उद्योगों से की जाएगी। माइक्रो यूनिट में निवेश की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई। ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की नई पॉलिसी से एमएसएमई उद्योगों को फायदा मिलेगा। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई की अलग कैटेगरी अब नहीं होगी। एमएसएमई के नए दायरे में सभी छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक अच्छा काम कर रहे एमएसएमईज को विस्तार करने में मदद दी जाएगी।
आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार ने सैलरी वालों को बड़ी राहत दी है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में प्राइवेट कर्मचारियों के साथ करदाताओं का भी ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि नॉन सैलरीड पेमेंट को छोड़कर टीडीएस और टीसीएस रेट में 25% की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख अब 30 नवंबर कर दी है। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों के 3 महीने के ईपीएफ का पैसा सरकार देगी, यानी 15,000 तक सैलरी वालों के लिए सरकार ईपीएफ में 24% योगदान देगी। प्राइवेट कर्मचारी अगले 3 महीने ईपीएफ में 12% की जगह 10% अंशदान दे सकेंगे। ईपीएफ में अंशदान कम करने से कर्मचारियों के खाते में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान के लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए मदद करेगी। पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी योजना शुरू की गई है। पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी को ऋण के लिए सरकार गारंटर बनेगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त बढ़ाया गया है। रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 और महीने का वक्त दिया जाएगा। बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से दिए गए राहत पैकेज पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देश का कामगार, देश का किसान, देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति, देश के नौकरी पेशा लोग आज अपने आप को इस घोषणा को सुनकर निराशा के माहौल में पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री के ऐलान में उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। पीएम केयर्स फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए की राशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए दी गई है। प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि कोरोना की वैक्सीन पर शोध के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के एक दिन बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्री ने जानकारी दी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ की कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री होगी। नया नियम 1 जून 2020 से यानी अगले महीने से लागू होगा। नया नियम लागू होने के बाद करीब 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के परिवार स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। अमित शाह ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए ट्वीट किया है, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भरता के संकल्प को देश की जरूरत बताया है। यह पैकेज देश की आर्थिक गतिविधियों को बल प्रदान करने वाला होगा, रोजगार के अवसर को सृजित करने वाला होगा और कृषक की स्थिति को मजबूत बनाने वाला होगा और खेती को आगे बढ़ाने वाला होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 74,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,525 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 74,281 मामले हो गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के 24,386 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 122 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ऑफिस 14 और 15 मई को बंद रहेगा। ऑफिस सैनिटाइजेशन के बाद खोला जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पंजाब सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमें निर्णायक जीत मिलेगी। मैं समझता हूं कि धैर्यपूर्वक हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो पंजाब में भी और बाकी देश में भी बहुत जल्दी हमको इसके अंदर सफलता मिलेगी।
दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 7,500 से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 7,639 केस हैं। कोरोना से 86 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। नई दिल्ली जिले के डीएम ऑफिस के 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्टाफ में कोरोना के केस बढ़कर 155 हो गए हैं। पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने वेबिनार की शुरुआत की है। इसमें डीसीपी और डॉक्टर कोरोना से पीड़ित पुलिस कर्मियों से बात करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24,427 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 921 हो गई है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,747 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 40 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट बने धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,028 तक पहुंच गई है। यहां 24 घंटे में 66 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में अभी हाउस टू हाउस कोविड-19 की जो स्क्रीनिंग रहता है वो चालू किया है और हर घर में चेकिंग अभी हर ऑक्सीमीटर से उनका चेकिंग चालू है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस की मदद के लिए केंद्र से सीएपीएफ की 20 कंपनियों की मांग की है। महाराष्ट्र में अब 15 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और आज वित्त मंत्री और उनकी टीम ने इस आर्थिक पैकेज के पहले हिस्से का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। आज हम इसी आर्थिक पैकेज को सरल भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे और आज हुए फैसलों का पूरा मतलब आपको समझाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इन फैसलों का आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अब आपके सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि आप अपनी जान कैसे बचाएंगे कोरोना वायरस से, और जब जान बच जाएगी तो फिर अगली चुनौती होगी कि अब जान के बाद आप अपनी जेब का ख्याल कैसे रखेंगे। क्योंकि इतने दिन घर में रहने के बाद अब आपको अपने आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी होगी। अब आपको यह समझ में आने लगा होगा कि जेब भी बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। इसलिए अब सारी जो बातें आज हम करेंगे वो आपकी जेब के बारे में करेंगे। अभी तक सिर्फ आपकी जान के बारे में बात कर रहे थे। आर्थिक पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में ज्यादा पैसे आएं, जिससे वो ज्यादा खर्चा कर सकें और अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटे। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अगले साल मार्च तक नॉन सैलरीड इनकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसे आप टीडीएस कहते हैं, यानी टीडीएस कटौती को 25% कम कर दिया गया है। टीडीएस की जो कटौती है वो 25% कम कर दी गई है। इसे आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो वो इस तरह है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो 1,000 रुपए का काम करते हैं तो उसमें पहले 100 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 75 रुपए ही टैक्स देने पड़ेंगे, यानी 25 रुपए आपके बच जाएंगे। आपको टीडीएस का जो आपको देना है उसमें 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस फैसले से करीब 50,000 करोड़ रुपए लोगों के सीधे हाथ में आएंगे। ये बचत होगी आपकी, जो रकम अब तक सरकार के पास जाती थी, यानी सरकार ने अपनी जेब से 50 करोड़ रुपए आपके लिए रख दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भी अब 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं, उसके लिए भी आपको छूट मिल गई है। इसी तरह से आपकी सैलरी में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के हिस्से को भी अब कम कर दिया गया है। पहले आपकी तनख्वाह से 12% हिस्सा ईपीएफ में कट जाया करता था, अब सिर्फ 10% हिस्सा ही आपका कटेगा, यानी अब आपको इन हैंड सैलरी थोड़ी ज्यादा मिल पाएगी, अब आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर प्रोविडेंट फंड में पहले 12 रुपए आपके हिस्से से और 12 रुपए आपकी कंपनी के हिस्से से जाते थे, तो अब 10-10 रुपए ही जाएंगे, यानी 24 रुपए की जगह 20 रुपए ही पीएफ में जाएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा और आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। इसके अलावा 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार अगले 3 महीने तक और भरेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहले यह ऐलान किया गया था कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने के पीएफ का हिस्सा सरकार देगी। अब
जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से की प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार ही भरेगी। इससे 3.5 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आर्थिक पैकेज के इस पहले हिस्से का जो फोकस है वो हमारे देश के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर है, जिनसे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इन्हें आप अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs कहते हैं। इस सेक्टर पर देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक निर्भर होती है। भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों से मिलता है, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। भारत में करीब 11 करोड़ लोग इन्हीं छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। भारत की GDP का 30% हिस्सा इसी सेक्टर से आता है और इन्हीं कंपनियों का देश के कुल निर्यात में 40% हिस्सा है। इसलिए इन कंपनियों के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। इन कंपनियों में, इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में सबसे बड़ा संकट भी इन्हीं छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है, क्योंकि पिछले 50 दिन से देश में लॉकडाउन है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लानी है तो इन छोटी छोटी कंपनियों को ही सबसे पहले मजबूती देनी होगी और यही वजह है कि आर्थिक पैकेज में सबसे पहले इन्हीं छोटे उद्योगों को राहत दी गई है। इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिए जाने का ऐलान हुआ है। इससे करीब 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा होगा। कंपनियों को कारोबार के लिए आसानी से बिना गारंटी के लोन मिल सकेगा। यहां ये आपको नोट करना चाहिए, अब इन कंपनियों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। कंपनियां चाहें तो ब्याज का भुगतान 1 साल बाद भी कर सकती हैं। 1 साल तक उन्हें ब्याज से छूट मिलेगी। MSMEs की परिभाषा में भी अब बदलाव कर दिया गया है। अब यह देखा जाएगा कि कंपनियों ने कितना निवेश किया और उनका कितना कारोबार हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले 25 लाख तक का निवेश करने वाली कंपनियों को माइक्रो माना जाता था, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनी को ही माइक्रो माना जाएगा। और इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेज वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिनमें 50 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार होगा। मीडियम एंटरप्राइजेज वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और 100 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार ये कंपनियां करती होंगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में इससे पहले टिक नहीं पाती थी। इन कंपनियों के लिए एक लिमिट थी कि वो कितनी रकम का निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई छोटी कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए की कोई मशीन लगाना चाहती थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे डर होता था कि उसे सरकार से मिलने वाली ये रियायतें फिर खत्म हो जाएंगी। अब निवेश की लिमिट बढ़ाने से ऐसा होगा कि जो कंपनियां खुद को बढ़ाना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने नई संभावनाएं खोल दी हैं। अब वो निवेश के जरिए अपने प्रोडक्ट और अपनी क्षमता को बेहतर करके बाजार में विदेशी कंपनियों से टक्कर लेने की स्थिति में आ जाएंगी। लोकल को ग्लोबल करने के लिए ही आज 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए से कम का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। अब भारत सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए से कम का कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर घरेलू कंपनियों को ही मिलेगा। दुनिया की बाकी कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा, ग्लोबल टेंडर नहीं आएगा। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भारतीय कंपनी पेन या पेंसिल बना रही है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई भारतीय कंपनी पेन बनाती है, पेंसिल बनाती है और उसकी कॉस्ट 100 रुपए प्रति पीस है, तो अभी तक ऐसा होता था कि चीन जैसे देशों की कंपनियां वही प्रोडक्ट 80 रुपए प्रति पीस की कीमत में बेचकर सरकारी ऑर्डर हासिल कर लिया करती थी और भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि चीन में जो बनने वाला सामान था वो सस्ता होता था। आपको 100 रुपए का पड़ रहा है, चीन की कंपनी को 80 रुपए का पड़ रहा है और भारत सरकार का ये जो टेंडर था ये चीन की या किसी और विदेशी कंपनी को चला जाता था। इसके साथ ही सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड बनाया है।
यह रकम उन कंपनियों को दी जाएगी जो कर्ज के बोझ की वजह से फेल होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। आर्थिक पैकेज में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी घरेलू कंपनी का पेमेंट 45 दिन के अंदर क्लियर हो जाए। यानी अगर किसी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी से कच्चा माल लिया है तो उसे 45 दिन के अंदर फाइनल पेमेंट कर देना होगा, इससे ज्यादा वो रोक नहीं पाएंगे। आर्थिक पैकेज के तहत ऐसे बड़े फैसले इसलिए किए गए हैं ताकि हमारे घरेलू उद्योग की क्षमता को बढ़ाया जाए, उन्हें एक ही दायरे में न रखा जाए, बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। यह प्रधानमंत्री के उस आर्थिक मंत्र के मुताबिक है जिसमें उन्होंने कल लोकल के लिए वोकल होने और लोकल को ही ग्लोबल बनाने की बात कही थी। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं इसमें, यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं उनके यहाँ तो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि सरकार की इन ऐलानों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इन्हें समझकर अपने आगे की रणनीति बनाती हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो गरीब लोग हैं या जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि सरकार कोई ऐलान भी कर देती है तो उन्हें वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस भाषा के साथ मीडिया भी उसे आपके सामने रखता है वो इतनी क्लिष्ट होती है, इतनी मुश्किल होती है कि आप लोग कभी समझ नहीं पाते। इसलिए आज हमने कोशिश की कि हम सरल भाषा में आपको समझा सकें कि आप चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप मजदूर हैं, आप कर्मचारी हैं, आप छोटे व्यवसायी हैं, आप बड़े व्यवसायी हैं, आप कुछ भी करते हो, आपके लिए सरकार ने क्या नया राहत पैकेज आपके लिए ऐलान किया है उसका, और आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आगे क्या होने वाला है उसकी जो कुंजी है वो यही राहत पैकेज है। इसलिए आप इसको एक बार नहीं कई बार सुनिएगा। आप चाहें तो डीएनए का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, नहीं तो हमारे डिजिटल वेबसाइट पर जाकर दोबारा से इसे देख सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें से कौन कौन सी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उनसे आपको फायदा हो सकता है। नए राहत पैकेज से छोटे उद्योगों को क्या फायदा होगा ये आपने समझ लिया, लेकिन अब भारत के एक विरोधाभास की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देश भर के करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें बहुत नुकसान हुआ है और लाखों की संख्या में मजदूर, श्रमिक अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसी पलायन से जुड़ी एक दुखद तस्वीर आज आपको भी देखनी चाहिए। ये एक वीडियो है, इसलिए ये वायरल वीडियो है, डिजिटल पर स्पेस पर आपको ये कई जगह मिल भी जाएगा, इसलिए हम इसकी सत्यता की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे बैलगाड़ी को खींचकर एक परिवार शहर से अपने गांव, अपने घर जा रहा है। ये परिवार मध्य प्रदेश के मऊ में फंसा हुआ था। जब रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ तो मजबूरी में इस परिवार ने बैलगाड़ी में अपना सारा सामान रखा और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। कहा जा रहा है कि रास्ते में ही बैलगाड़ी के एक बैल की मौत हो गई। इनमें से एक बैल अब मर चुका है, इसलिए उस बैल की जगह खुद वो व्यक्ति बैलगाड़ी खींचने लगा। बारी बारी से दोनों पति पत्नी इस बैलगाड़ी को खींच रहे थे। आप सोचिए 2020 में इससे दुखद तस्वीर और क्या हो सकती है। ये विरोधाभास दो तरह के भारत का है, एक इंडिया और एक भारत। एक भारत वो है, एक इंडिया वो है
जो घर में आराम से बैठकर ऑनलाइन फिल्में देख रहा है, जिसकी चिंता ये है कि ये बार्स कब खुलेंगे, कॉफ़ी शॉप्स कब खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स कब खुलेंगे, हम शॉपिंग कब कर पाएंगे, हम पार्टीज़ में कब जा पाएंगे। दूसरी तरफ वो भारत है जो सिनेमा घरों, शॉपिंग मॉल्स और इन रेस्टोरेंट्स का निर्माण अपने हाथों से करता है, लेकिन इनमें कभी जा नहीं पाता। यानी दूसरा भारत मजदूरी करता है, लेकिन जब रोजी रोटी पर संकट आता है तो इन लोगों को उन्हीं गांवों और कस्बों में वापस लौटना होता है जहां से ये बड़े बड़े सपने लेकर शहरों में आए थे। और इस बार तो लाखों लोग जिन सपनों को लेकर बड़े बड़े शहरों में आए थे, लाखों सपने इस बार टूट गए हैं और इन सपनों को हमेशा के लिए शहरों में दफनाकर लाखों की संख्या में लोग वापस अपने घर चले गए हैं या जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी रास्ते में होंगे और ये प्रण लेकर गए हैं कि अब वो दोबारा शहर नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लोग शहर नहीं आएंगे तो फिर इन्हें रोजगार कहां से मिलेगा, इन्हें खाने पीने का सामान कहां से मिलेगा, इनका इलाज कहां पर होगा। और सरकार ने ये जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जो छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, ये अपने यहां काम करने के लिए लोग कहां से लाएंगे। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दिए गए हैं। 6 लाख करोड़। लेकिन अभी सरकार ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की रकम सरकार खुद कहां से लाएगी, यानी ये पैसा सरकार के पास कहां से आएगा। कैसे सरकार इतने बड़े आर्थिक पैकेज को मैनेज करेगी जो हमारी जीडीपी का 10% है। इसका जवाब एक तो यह हो सकता है कि सरकार ने अभी बाजार से अपनी उधारी बढ़ा दी है। पहले सरकार को 7.5 लाख करोड़ रुपए की उधारी लेने का अनुमान था, लेकिन अब कोरोना संकट की वजह से सरकार को अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपए बाजार से लेने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे। यानी सरकार की कुल मार्केट बोरोइंग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, यानी सरकार पर कर्जा बढ़ जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास टैक्स से जो रकम आती है और जो रकम सरकार ने कई योजनाओं में बचत से जुटाई है, उससे सरकार इस आर्थिक पैकेज को मैनेज करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आर्थिक पैकेज का तीसरा स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है, जो बैंकों को नकदी मुहैया करवा रहा है, जिससे बैंक आगे आप सबको कर्ज दे सकें, लोन दे सकें। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल पर वोकल का नारा दिया है और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अभी भारत दूसरे देशों पर कितना निर्भर है और भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में कितना समय लग जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है जब आप अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे, अभी आप डीएनए देख रहे हैं, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और देखिए कि आपके घर में शुद्ध भारत में निर्मित कितनी चीजें हैं और आपके घर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो विदेशी हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, उसके बाद अपने टीवी की तरफ देखिए, ये टीवी कहाँ का बना हुआ है, किस कंपनी का है, और उसके बाद आप और बाकी चीजें देख सकते हैं, घड़ी देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं, एसी देख सकते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ देख सकते हैं और फिर यह तय कीजिए कि उसमें से कितने भारत में बने हैं। इस बात को आप खासतौर से चीन के उदाहरण से समझिए, जहां से भारत अपनी जरूरत की चीजों का 16% हिस्सा आयात करता है। भारत की जरूरत की 90% जीवन रक्षक दवाएं चीन से आती हैं। दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स का 75% हिस्सा भी चीन से ही आता है। 80% मेडिकल उपकरणों की सप्लाई चीन करता है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स यानी वाहनों के कल पुर्जों की 30% जरूरत चीन से पूरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जरूरतों का 60% आयात चीन से होता है। देश की करीब 90% टॉय मार्केट पर, खिलौनों की मार्केट पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का कब्जा है। देश की बाइसिकल मार्केट में, साइकिल के बाजार में 50% डिमांड आयात से पूरी होती है, जिसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। जाहिर है अगर हमें लोकल पर वोकल होना है तो पहले चीन पर अपनी निर्भरता कम से कम करनी होगी। इसलिए हमारा मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और यही तैयारी प्रधानमंत्री ने जो आपके सामने बात रखी है, असल में उन्होंने आपको एक चुनौती दी है और प्रधानमंत्री हमेशा देश को एक बड़ी चुनौती देते हैं। अक्सर वो चुनौती ऐसी होती है कि देश को लगता है ये तो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि टास्क बहुत बड़ा दे दिया। इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ा टास्क आप सबको दिया है, हम सबको दिया है और हमें लगता है कि अगर इस देश ने ठान लिया
तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अगर हमने इस पर मेहनत से काम किया तो ये संभव है। अब हम जी न्यूज को मिल रही धमकियों की बात करेंगे। धमकियां मिलने की जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, और ये सिलसिला हमने पहले सोचा था कि ठीक है, एक दिन में 1-2 धमकियां आ गई, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, अब रुक जाएंगे। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि धमकियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब हमने जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाई थी तो कल्पना भी नहीं की थी कि यह मामला केरल तक पहुंच जाएगा, केरल में हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी और फिर यह मामला केरल से पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इस कनेक्शन को समझिए, जम्मू केरल, केरल से पाकिस्तान, और अब इसमें हर रोज भारत के नए नए दुश्मन जुड़ रहे हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि ये एक ही टीम है। जिहादियों से शुरू हुई बात अब आतंकवादियों और खालिस्तानियों तक पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से हमें पाकिस्तान के नंबरों से लगातार नफरत भरे मैसेजेस आ रहे हैं। इनमें चेतावनियां लिखी हुई हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पिछले 2 दिन से मेरा फोन लगातार बज रहा है और लगातार उसमें पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आ रहे हैं। जब फोन उठाते हैं तो ये सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिनमें धमकी दी गई है, और सब में एक बात कॉमन है, सब में भारत को बद्दुआएं दी गई हैं, भारत के टूटने की कामना की गई है। लेकिन आज हमें जो नई धमकी आई है वो आई है UAE से, जिसमें हमें सच दिखाने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था और जो जनरल वैद के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ भी होगा। आज UAE से जो कॉल मुझे आया, असल में ये कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप नंबर पर किसी व्यक्ति ने अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। ये व्यक्ति लगातार एक के बाद एक ऑडियो फाइल्स भेज रहा था और उन सब में धमकियां थीं। तो इसने अपनी धमकी एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेजी और यह आवाज किसी खालिस्तानी समर्थक की है। इस आतंकवादी ने खुलकर धमकी दी है कि खालिस्तान के आतंकवादियों को मेरे बारे में सब कुछ पता है और इन लोगों ने जो हश्र ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने वाले जनरल अरुण श्रीधर वैद का किया था, AS वैद का किया था, जिस तरह से इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी, वही सब कुछ ये लोग अब हमारे साथ भी करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खतरनाक ऑडियो सुन लीजिए और ये आदमी जिस तरह की खतरनाक बातें कर रहा है वो भी आप सुन लीजिए। ओ हाँ भी DN सुना किदा गल सुनो जरा ध्यान नाल। सानू आ भी पता है कि तू कित्थे जाने और कित्थे रहने, ठीक है ना, तो सानू तेरे घर का भी पता हैगा, ठीक है, तो तेनू वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह जनरल वैद्या नू गड्डी चाड़िया सी ना, या फिर तुहाडी माँ इंदिरा गांधी नू गड्डी चाड़िया सी, इसे ने पुत्त तेनू चाड़ना है, ठीक है ना। जिहड़ा तू खालिस्तान दे खिलाफ करे ना, जितने भी पत्रकार हैगे ना, जितने भी, मैं सारिਆਂ नू कह रहा ठोकांगे असीं तुहानू, ते तेरी वारी हैगी है, तेरी, ठीक है। DN तेनू बार बार असीं समझा रहे हैं, ठीक है ना। हुण खालिस्तान दे खिलाफ अगर किसी भी मीडिया वाले कहा ना तो ठोकांगे असीं, ते तेनू असीं वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। DN याद रखी कि जिल्लै तेरे कोल आ जाना ना, तेनू लभ लेना, तो फिर ये ना कमी बाबा जी माफ कर दिओ, ठीक है ना, याद रखी। हुण तो आपने ये धमकी सुन ली। ऐसा लगता है कि ये सारे लोग DNA बहुत ध्यान से देखते हैं, इसीलिए बार बार DNA का नाम ले रहे थे। जैसा मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान से लगातार मेरे फोन पर कल पूरी रात फोन बजते रहे। कुछ ऐसे फोन भी आए जो अननोन नंबर से आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर नंबर पाकिस्तान के थे। वो लगातार जब फोन उठाते थे तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे और बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने संदेश भेजे अलग अलग, और उसमें भारत विरोधी सामग्री उन्होंने भेजी है, भारत विरोधी वीडियोस लगातार वो हमें भेज रहे हैं और इसके अलावा मैसेज लिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक मैसेज पढ़कर यहां से सुनाना चाहता हूं जो मुझे पाकिस्तान से ही आज आया है। इसमें लिखा है,
अभी तो पारी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या करते हैं हम। अब तो और भी एफआईआर होंगी। अब सुन बता रहा हूं, आई एम वार्निंग यू। ऐसा उसने टूटी फूटी भाषा है, ज्यादा लगता है जिस आदमी ने लिखा है उसको बहुत ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन वो ये साफ साफ कह रहा है कि अभी तो पारी शुरू हुई है, अब आगे आगे देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अभी तो और भी एफआईआर होंगी और आई एम वार्निंग यू, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे और एफआईआर होंगी, ये कैसे इनको पता चलता है, और इन एफआईआर जो ये हो रही हैं या जो केरल में एफआईआर हुई है उनमें इनकी क्या दिलचस्पी है? क्या ये एक ही टीम है? अब आप जरा ये सोचिए कि असहनशीलता कितनी खतरनाक हो चुकी है। अब ये खतरनाक स्तर पर जा चुकी है। इससे पहले लोकतंत्र में हो सकता था ये विचारधारा की लड़ाई होती है, आप किसी दूसरी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये विचारधारा की जो असहमति होती थी ये इस तरह खूनी रूप नहीं लेती थी। लेकिन अब ये सब कुछ होने लगा है। हमने खबर जम्मू पर दिखाई, एफआईआर केरल में हुई। हमने बात जिहादियों की तो धमकियां पाकिस्तान से आईं और फिर इन्होंने खालिस्तानियों को भी अपने साथ मिला लिया। इन सारी धमकियों में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि ये सारे अलगाववादी हैं, सारे आतंकवादी हैं, सारे लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान इन्हें समर्थन दे रहा है, और सब के सब भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कोई कश्मीर को तोड़ना चाहता है, कोई खालिस्तान बनाना चाहता है, कोई केरल में अपना अड्डा बनाना चाहता है। खालिस्तानी आतंकवादी की ये बातें आपने सुनी। ये कह रहा है अगर जी न्यूज ने खालिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई तो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अब आप पाकिस्तान के ही एक और नंबर से भेजा गया एक वीडियो देखिए। ये वीडियो एक आतंकवादी ने शूट किया है, उसके हाथ में बंदूक भी है, जिसे देखकर लगता है कि यह आतंकवादी या तो पाकिस्तान में मौजूद है, हो सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, या फिर ये हमारे ही कश्मीर के किसी इलाके से इसने अपना वीडियो शूट किया है। यह आतंकवादी भी ऐसे ही तरह तरह की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि जो कुछ फोन नंबर्स को एक्सपोज करके जो हमने एक्सपोज किए हैं, जो आपको याद होगा हम लगातार आपको नंबर भी बता रहे थे किस किस नंबर से ये धमकियां आ रही हैं, तो ये कह रहा है कि ये नंबर एक्सपोज करके आपने ठीक नहीं किया। इस आतंकवादी का दावा है कि ये इस समय कश्मीर में मौजूद है, ये ऐसा दावा कर रहा है। ये आतंकवादी ये भी कह रहा है कि भारत को कश्मीर से हट जाना होगा, वरना ये लोग उड़ी और पुलवामा से भी ज्यादा बुरा हश्र हमारा करने वाले हैं। और वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ये हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर के बाद का वीडियो है, क्योंकि इसमें यह भारतीय सेना के एक कर्नल की शहादत का जिक्र कर रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि इस आतंकवादी की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसने ये वीडियो शूट किया है और फिर हमें भेज भी दिया। डेरे के नंबर दिखा रहा है, उनके सरदारों के नंबर दिखा रहा था। मैं मुख्तसर साहब को बता देता हूँ, अकबर बुट्टी के बेटे शाहजहां बुट्टी ने गज़वा हिंद के लिए, आपको याद होगा, इंशाल्लाह हम तुझे भी वास्ले जन्म करेंगे, जैसे दूसरों को किया ना इंशाल्लाह तुझे भी करेंगे। ये पहले भी हमारी बात सुन ले, हम तुझे बताएंगे लोकेशन किसे कहते हैं। अभी भी हम इंशाल्लाह कश्मीर में मौजूद हैं, ठीक है, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, कश्मीर में ही मौजूद है। हमारी नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सअप भी चल रहा है। अगर हमको लोकेशन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हम तुम्हें इंशाल्लाह लोकेशन करके वास्ले जन्म करेंगे। सरदार शाहजहां बुट्टी ने 50,000 आदमियों का आपस सईद के ऊपर बात की थी, अगर कश्मीर के ऊपर जंग हुई तो 50,000 आदमी दूंगा। अभी तो एक सरदार बलोचिस्तान पे ने ऐलान किया है, तो अभी बाकी सरदार इंशाल्लाह ऐलान करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह हम तुम्हें कहते हैं ये गज़वा, ये इधर से दौड़ जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, अल्फी उठा लो। इंशाल्लाह हम तुझे भी, तुझसे भी अल्लाह ने चाहा तो तेरी गर्दन उतारेंगे इंशाल्लाह। हम कश्मीर में मौजूद है, कश्मीरी मुजाहिदीन है, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में ही मौजूद हैं, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। इसमें हमने थोड़ी एडिटिंग की है क्योंकि इस आतंकवादी ने भारत की सेना के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, उस भाषा को हमने यहां से हटा दिया है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए और सोमवार को आए धमकी भरे एक फोन कॉल का वो हिस्सा दोबारा से सुनिए जिसमें एक पाकिस्तानी देश भर में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। यहां पर आपको जो खास चीज पर ध्यान देना है वो ये है कि ये आदमी अच्छी तरह से जानता है कि केरल में मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है और बड़े दावे के साथ ये कह रहा है कि हमारी एक ही टीम है और अभी देखना
कि और भी राज्यों में ऐसी एफआईआर दर्ज होंगी और खास तौर पर इसने पंजाब का नाम लिया है और मुंबई का नाम लिया है और कहा है कि अभी तो बहुत सारी एफआईआर इस देश में तुम्हारे खिलाफ दर्ज होंगी। आप इस आदमी की ये बात सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तो सिबर कर तेरे साथ, तू ऐसे ना इंसान नहीं है। मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर। ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकले हो यार? ये आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा, हाँ आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है। तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। आप क्या समझ? ये इस बात पर नाराज है कि मैंने इसका नंबर सार्वजनिक कर दिया और ये भी कह रहा है कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, हमें सब कुछ पता है। लेकिन जिस बात पर आपको खास ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये आदमी साफ साफ ये कह रहा है कि मुझे मेरी टीम पर फख्र है और मेरी टीम ने केरल में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराई है और अब बाकी जगहों पर भी होगी, दिल्ली में होगी, पंजाब में होगी, मुंबई में होगी, पूरे देश में होगी। ये क्लिप आपको सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस नेक्सस को समझिए, इस गठबंधन को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। शायद भारत के लोग अभी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। ये बहुत बड़ा गठबंधन है, कई देशों में फैला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है, ये गठबंधन ये चाहता है कि इस देश में जितनी भी ऐसी आवाज़ें हैं जो इनके खिलाफ खुलकर बोलती हैं, उन सब आवाज़ों को शांत कर देना है। या तो उन्हें इतना डरा देना है कि वो खुद से चुप हो जाएं और अगर वो चुप नहीं हुई तो फिर उन्हें कुछ ऐसा किया जाए कि वो हमेशा के लिए आवाज़ें शांत हो जाएं। अब ये इस देश को, इस देश की सरकारों को, इस देश को चलाने वाले लोगों को तय करना है कि क्या वो इसी तरह के लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और मीडिया दोनों पक्षों की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र होता है, तो क्या वो स्वतंत्रता अब मीडिया के पास बची है? क्या मीडिया खुलकर दोनों तरफ की, दोनों पक्षों की खबर आपको इसके बाद दिखा पाएगा? एक खालिस्तानी, एक आतंकवादी और एक पाकिस्तानी, इन तीनों की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे ये सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। आपने भी तो देखा होगा, हमारे देश का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। यही वो गैंग है जो आतंकवादियों को मार दिए जाने पर आंसू बहाता है। ये वो गैंग है जिसके सदस्य मीडिया में भी मौजूद हैं, जिन्हें हम डिजाइनर पत्रकार कहते हैं, जो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बल्कि मिलिटेंट्स कहते हैं, लीडर कहते हैं, गणित पढ़ाने वाला अध्यापक कहते हैं, एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के मन आंखों में भी बड़े बड़े सपने थे। कोई गणित पढ़ाना चाहता था, कोई पेंटर बनना चाहता था, कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, कोई एक्टर बनना चाहता था। ये वो ही सारे लोग हैं। इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं, ये एक ही टीम है, इस टीम को पहचानिए। और यही भाषा अलगाववादियों की है और यही भाषा अफजल प्रेमी गैंग की है। और आपने ये भी देखा होगा, जब से 3-4 दिनों से ये बात शुरू हुई है, जब से केरल में वो एफआईआर दर्ज हुई है, जब से पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हुई हैं, जब से आज ये नई धमकियां आनी शुरू हुई हैं, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। एक व्यक्ति
अपने घर से बाहर नहीं निकला। किसी व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर इनकी टीम में किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता, किसी डिजाइनर पत्रकार को अगर किसी ने जरा सी धमकी दे दी होती, किसी बुद्धिजीवी के बारे में किसी ने कुछ लिख दिया होता। आपको याद होगा जब अर्बन नक्सल्स को, बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो इन लोगों ने कितना शोर मचाया था, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। आपको याद होगा आतंकवादियों को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या पिछले कई दिनों से आपने इनमें से एक भी व्यक्ति की आवाज सुनी है? आज हम आपको जाकिर नाइक का भी एक बयान सुनाएंगे, और वो बयान ऐसा है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस बयान को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी आलोचना हमारे देश में नहीं हो रही है। इन सब लोगों को भारत के खिलाफ और सच बोलने वालों के खिलाफ जहर उगलने का आइडिया कहां से आ रहा है, एफआईआर करके डराने का आइडिया कहां से आ रहा है, उसके बाद जान से मार देने की धमकी देकर यह आइडिया कहां से आ रहा है, ताकि परिवार डर जाएं, आपके आसपास के लोग इतने डर जाएं कि वो आपके ऊपर दबाव डालने लगें कि आप ऐसा मत कीजिए, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आकर कहते हैं कि अब इसे यहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये देश तो बदलेगा नहीं, आप अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग यही चाहते हैं। आज मैं आपको जाकिर नाइक का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जाकिर नाइक भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर भारत से भाग चुका है और इस समय मलेशिया में छिपा हुआ है। कल भी हमने आपको यह वीडियो दिखाया था, आज फिर से आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो कह रहा है, इस्लामिक देशों को सलाह दे रहा है कि इस्लामिक देशों को इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले गैर मुसलमानों का एक डेटा बैंक बनाना चाहिए, और जैसे ही ऐसा कोई गैर मुसलमान किसी इस्लामिक देश में पहुंचे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। और वो ये भी कह रहा है कि ऐसा डेटा बैंक भारत में भी बनना चाहिए। भारत में जितने लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, जो ऐसे गैर मुसलमान हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनमें से कुछ का ऐसा हाल करो कि बाकी के सारे लोग अपने आप डर जाएं। और यही बात भारत में इस समय हो रही है। आप खुद सुनिए ये आइडिया कहां से आया है। I would like to tell them that go a step further. I would request that we even keep a data bank of non-Muslims in India speaking against Islam. And those which are speaking are mainly the hardcore activists of the BJP government. And most of them, they are rich. And let me tell you that most of the politicians of India, they have their money stored in UAE, in the Gulf country, most of them. And most of them, majority those of the non-Muslims who travel abroad, more than 50% they visit the Gulf country or the Muslim countries. I would suggest to that Kuwait lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abusive of all the non-Muslims in India and keep a data bank and store it into the computer. Next time if they come to the Gulf country, whether it be Kuwait, whether it be to Saudi Arabia, whether it be to Dubai, whether it be to Indonesia, in the data bank you should be mentioned, okay, now they have abused the Prophet, which is not permitted by law, and they have abused Islam, bid them to task, have a case against them, arrest them and put them behind bar. तो आपने सुन लिया ये क्या कह रहा है। ये आइडिया असल में इसी आदमी का है। इस्लामिक देशों ने, इस्लामिक राष्ट्रों ने इसके इस आइडिया को माना या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, कुछ ने शायद मान भी लिया है, वो भी हम आपको आगे खबर दिखाएंगे। लेकिन भारत में जो कुछ राज्य सरकारें हैं उन्होंने इस आइडिया को तुरंत मान लिया और इसी आइडिया के आधार पर केरल में ये एफआईआर दर्ज करा ली गई। अब इस देश को तैयार हो जाना चाहिए। मीडिया में जो बाकी लोग हैं जो सच बोलने के आदी हैं उन्हें भी तैयार हो जाना चाहिए। अब ये डेटा बैंक बन रहा है या बन चुका होगा और इस लिस्ट में किस किस के नाम होंगे ये भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा। जिस जाकिर नाइक पर देशद्रोह का आरोप है, जिसने देश में बैठकर देश के साथ गद्दारी की, वो जाकिर नाइक इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को जेल में देखना चाहता है। भारत में जो लोग जी न्यूज और मेरे खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं वो भी जाकिर नाइक के इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। इन लोगों के निशाने पर वो गैर मुस्लिम हैं जो जिहाद के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो इस्लाम की उस गलत परिभाषा पर सवाल उठाते हैं जिसके दम पर नफरत फैलाई जा रही है। ये सारे लोग नहीं चाहते कि कोई भी सच बोलने का साहस अब इस देश में, जिसे आप लोकतांत्रिक देश कहते हैं, यहां कोई दिखा पाए। हमें मिल रही धमकियों का ये सिलसिला इसी का इशारा है, लेकिन हम इन धमकियों से डरेंगे नहीं। इसी तरह बिना झुके, बिना डरे
आपको वो सच दिखाते रहेंगे जिसे जानना इस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और ये सच जानना आपका अधिकार भी है, और ये सच आपको जरूर मिलेगा। यहां पर हम 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जाकिर नाइक के इसी आइडिया के आधार पर विदेशों में बसे भारतीयों को कैसे अब चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसी ही कहानी एक भारतीय की हमारे पास आ चुकी है, वो कहानी इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। which you can change. You very well know कि यहाँ अगर मैं किसी वक्त खाना खा करके और फिर अगर दौड़ने लगता हूँ या दौड़ने लगती हूँ तो जल्दी हाँफने लगूंगी, तो आगे से खाना नहीं खाऊंगी पहले, दौड़ने से पहले। किसी दिन अगर आपको नींद ठीक नहीं आई होगी तो अगले दिन आप फिजिकल या कोई भी एक्सरसाइज करना चाहेंगे, जल्दी थक जाएंगे। तो अब आज से मैं जल्दी सोना शुरू करूं। So these kind of improvements and changes, track changes you have to have. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. We are talking about only about the limited subject of being coach of yourself. Rather you will shorten the time because you know your strength and your own weaknesses. मुझे अगर आपका इनका टैलेंट पहचानना हो तो मुझे ये आर्ट सीखना पड़ेगा. And even then I may or may not be perfectly 100% right. But you know yourself what you are. So therefore, to become your own coach, you will rather shorten the time to reach to the excellence. So now I've come to process of self-coaching. सबसे पहली एक चीज़, बहुत से लोग हम जिंदगी में बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत होशियार हूँ. हम सब बिलीव करते हैं, बिलीव करना भी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना भी चाहिए, और भरोसा होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे. लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है वो फिर भी आँख के पीछे है, आपके दिमाग में है, यहाँ पीछे. दिमाग कहाँ है? यहाँ, आँख के पीछे. जो आप बिलीव करते हो अपने बारे में, उसको आँखों के सामने लाइए. स्टार्ट राइटिंग इट, और put into laptop, put into iPad, or whatever you use. Bring that in front of you, क्योंकि सामने जब देखोगे तो उसको आप कहोगे नहीं ये बात मैंने ठीक लिखी है, ये मैंने गलत लिखा है, अपने बारे में ही हो चाहे वो. So bring it on the piece of paper in front of you. और दूसरा, जो कि कभी कभी हम गलत कारणों से करते हैं, कि उसको सही कारण से करिए. टेल योर स्टोरी टू समबडी. अगर किसी दूसरे को बताने में शर्म आ रही है तो एक इस लैंप को कहना, लैंप की तरफ खड़े हो जाइए और इसको कहना शुरू कर दीजिए, अपनी स्टोरी बताइए. जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे, अपने खुद भी सुनोगे, उसमें भी आपको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी होंगी वो सामने सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी. खुश होगे अपने आप में, अपनी कमजोरी जो होंगी उसको ठीक. अब हम आपको यूएई लेकर चलेंगे, जहां एक भारतीय के साथ सिर्फ इसलिए उस पर एक्शन हो गया
क्योंकि उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि इसका भी कोई सबूत अभी नहीं मिला है। लेकिन हम बात कर रहे थे इनटॉलरेंस की, हम बात कर रहे थे असहनशीलता की। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जम्मू से केरल, केरल से पाकिस्तान और अब यह मामला पाकिस्तान से यूएई पहुंच गया है और अब पाकिस्तान में बैठे जिहादियों के साथ खालिस्तानी भी मिल गए हैं और उनका यह कहना है कि कश्मीर तो टूटेगा ही, खालिस्तान भी अलग से बनेगा। और उन्होंने आज ही एक नई धमकी दी है और उसे आप गंभीर धमकी मान सकते हैं। एक बार आप आगे बढ़ने से पहले सुनिए और फिर यह अंदाजा लगाइए कि ये धमकियां सुनने के बाद अब इस देश में फ्री प्रेस, फ्री मीडिया या कोई भी पत्रकार सच बोलने की हिम्मत कैसे करेगा। हाँ भी डी जाने सुना किदा गल सुनो जरा ध्यान नाल। सानू आ भी पता है कि तू कित्थे जाने और कित्थे रहने, ठीक है ना। ते सानू तेरे घर दा भी पता हैगा, ठीक है। ते तेनू वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह जनरल वैद्या नू गड्डी चाढ़िया सी ना, या फिर तुहाडी माँ इंदिरा गांधी नू गड्डी चाढ़िया सी, इसे ने पुत्त तेनू चाढ़ना है, ठीक है ना। जिहड़ा तू खालिस्तान दे खिलाफ करे ना, जितने भी पत्रकार हैगे ना, जितने भी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा ठोकांगे असीं तुहानू। ते तेरी वारी हैगी है, तेरी, ठीक है। डीएनए तेनू बार बार असीं समझा रहे हैं, ठीक है ना। हुण खालिस्तान दे खिलाफ अगर किसी भी मीडिया वाले कहा ना तो ठोकांगे असीं, ते तेनू असीं वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। डीएनए याद रखी कि जिल्लै तेरे कोल आ जाना ना, तेनू लभ लेना, तो फिर ये ना कमी बाबा जी माफ़ कर दिओ, ठीक है ना, याद रखी हूँ। तो ये आतंकवादी कह रहा है मेरा नंबर तो सबसे पहले आएगा ही, लेकिन बाकी मीडिया में जो लोग हैं और जो इन लोगों के खिलाफ बात करते हैं, जो इस देश को एक रखना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ बात करते हैं, उन्हें भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और साफ साफ कह रहा है कि बाकी सारे पत्रकारों को, बाकी पूरे मीडिया को भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि संभल जाओ और ऐसी बातें करना बंद कर दो। इसलिए ये बाकी का जो मीडिया है, हालांकि माहौल ऐसा बन गया है कि बड़े बड़े पत्रकार इस समय डर के मारे चुप बैठे हुए हैं, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसी चीजों में कौन पढ़ना चाहेगा, कौन थानों के चक्कर लगाना चाहेगा, कौन अदालतों के चक्कर लगाना चाहेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जान किसकी बचेगी, जान तो सबको प्यारी है। इसलिए इस देश में बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, पत्रकारों के जो बड़े बड़े संघ हैं, एसोसिएशंस हैं, एडिटर्स गिल्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, सब के सब चुप बैठे हैं, क्योंकि इनसे सामना करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। ये पत्रकारिता करने के लिए आ तो गए, लेकिन ये आए हैं अपने शौक की वजह से। ये शौकिया पत्रकारिता करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, ग्लैमर के लिए करते हैं, रसूख बनाने के लिए करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स करवाने के लिए करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने के लिए पत्रकारिता होती है। इसलिए ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कभी भी उठकर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग, ये सारे पत्रकार ये काम करने के लिए मीडिया में आए ही नहीं थे। ये एक तरीके से पत्रकार नहीं है, ये व्यवसायी हैं और पत्रकारिता इनका व्यवसाय है। अब आपको यह समझना चाहिए कि कैसे जाकिर नाइक जैसे लोगों की जहरीली सलाह पर काम न सिर्फ भारत में शुरू हो गया है, बल्कि विदेशों में भी शुरू हो चुका है। आज आपको एक ताजा सबूत मैं देना चाहता हूं, और यह सबूत है वो घटना जो यूएई में पिछले 10 साल से रह रहे एक भारतीय अखिलेश पांडे के साथ हुई है। मैकेनिकल इंजीनियर अखिलेश पांडे को पिछले साल अक्टूबर में इसी खाड़ी देश में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 15 साल की कैद। उन पर यूएई और वहां के धर्म इस्लाम के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा अखिलेश पर 500,000 दिरहम यानी करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 15 साल की कैद। यूएई में अखिलेश पांडे की पत्नी अंकिता अपनी 2 साल की बच्ची के साथ इंसाफ मांग रही हैं। पिछले दिनों यह बच्ची बीमार हो गई थी और इसके इलाज में भी बहुत मुश्किल आई, क्योंकि परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य इस समय जेल में है। अखिलेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस खबर को सुनने के बाद गोरखपुर में रह रहे उनके माता पिता भी बहुत परेशान हैं। पहले आप अंकिता की यह बात सुन लीजिए, अखिलेश की जो पत्नी है, और फिर हम आगे की खबर आपको बताएंगे।
इन्होंने भी अखिलेश के खिलाफ ये कंप्लेन करी है। वो चारों एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसमें से कोई भी यूएई का नेशनल नहीं है, लोकल नहीं है। पर इन चारों ने मेरे हस्बैंड को एक प्लान बना के ट्रैप करा और ये सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए उनके ऊपर। और ये जिसने कंप्लेन करी है उसके पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था, उसने सिर्फ अपने साथ 3 विटनेस खड़ा कर लिए थे। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं करा है। जिन लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाया है वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग इन द कंपनी। इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से और मिस्टर एस जयशंकर से, कि हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करें। और प्लीज़ 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 ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हस्बैंड को इस कंट्री से डिपोर्ट करवाएं ताकि हम लोग इंडिया में जाके वी विल स्टे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। लास्ट 9 मंथ से मैं और मेरी बेटी वी डोंट इवन हैव मनी टू ईट प्रॉपरली, दोनों टाइम का खाना हम लोग खा सकें। वो अभी बहुत बीमार थी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स और एनीवन ओवर हियर। और मुझे ये भी पता है कि इस यूएई के जो लॉज हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो जो सही रहता है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूएई गवर्नमेंट भी मुझे इंसाफ देगी और मेरे हस्बैंड को इस कंट्री से डिपोर्ट करेगी ताकि मैं मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी इंडिया में जाके हम लोग साथ में रहें। यूएई में 30 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और यूएई और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हमें यूएई की जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा भरोसा है। हमें यूएई की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। और हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यूएई में किसी तरह का किसी पर कोई अत्याचार होता है, लेकिन जिस तरीके से इस भारतीय को जेल में डाल दिया गया है, यूएई की सरकार को उसके बारे में ज़रूर पुनर्विचार करना चाहिए। अंकिता की इस बात को समझिए। उनके पति पर जिन लोगों ने इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया है वो चारों एक ही धर्म के हैं। अंकिता चाहकर भी उनके नाम ले नहीं सकती। आपने यहां नोट किया होगा, नाम नहीं ले सकती, लेकिन हम आपको उनके नाम बता देते हैं क्योंकि हम तो भारत में हैं, हम यूएई में नहीं हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। अंकिता उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि अंकिता को जान के लाले पड़ जाएंगे अगर नाम ले लिया तो। इन लोगों के नाम हैं अब्दुल मुनीम, जो कि सूडान का नागरिक है। सोचिए, सूडान का नागरिक। इनमें पाकिस्तानी नागरिक माजिद राणा राउफ है और 2 भारत के ही नागरिक हैं जिनके नाम है मोहम्मद हुसैन खान और मोहम्मदुल्ला शेख। ये भारत के लोग हैं, 4 लोग हैं। अंकिता ने कहा इन चारों के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। सूडान के नागरिक अब्दुल मुनीम ने अखिलेश पर यूएई और इस्लाम धर्म के अपमान का आरोप लगाया और गवाही में इन 3 लोगों को खड़ा कर दिया। अखिलेश ने बार बार यह कहा कि उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाए जहां यह घटना हुई है, लेकिन ऐसे सबूतों की जगह इन चारों लोगों की गवाही को ही सच मानकर अखिलेश को जेल भेज दिया गया। और इस तरह से 4 लोगों के सुने सुनाए आरोप के आधार पर यह मान लिया गया कि अखिलेश पांडे ने यूएई और इस्लाम का अपमान किया है। जाकिर नाइक भी तो यही कह रहा था। जाकिर नाइक जैसा जहरीला आदमी इन्हीं लोगों के भरोसे नफरत का डेटा बैंक तैयार करने की बात करता है। यानी गैर मुसलमानों की जो लिस्ट तैयार करने की बात आपने अभी सुनी, वो इन लोगों तक बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। और इन सब के पीछे वजह सिर्फ ये है कि ऐसे लोग जिहाद का सच कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। इस खबर से जुड़ी एक और जानकारी हमारे पास है। यूएई के आबू धाबी फेडरल कोर्ट ने अखिलेश को जो सजा सुनाई थी उसके खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी अब अपील दाखिल कर दी गई है। इस मामले में अगले कुछ दिनों में फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच यूएई में भारतीय दूतावास लगातार अखिलेश पांडे के परिवार से संपर्क में है और हम उम्मीद करते हैं कि इस भारतीय परिवार को वहां न्याय जरूर मिलेगा और कहीं से नहीं तो यूएई की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जरूर न्याय करेगी। कोरोना वायरस के संकट के बीच पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है। आपने बार बार खबरों में देखा होगा, अपने कर्जे माफ करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी अपनी सैलरी बढ़वाने में जुटी हुई है।
पाकिस्तानी सेना ने वहां की सरकार से 6,367 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के जवानों की तनख्वाह 20% तक बढ़ाई जा सके। तनख्वाह बढ़ाने की मांग पर पाकिस्तानी सेना ने जो दलीलें दी हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में रुपए की कीमत इतनी कम हो चुकी है कि सैनिकों को मिल रहा वेतन अब बहुत कम साबित हो रहा है। इसके अलावा देश में महंगाई इतनी ज्यादा है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे। पाकिस्तानी सेना की मांग है कि सरकार ने ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारियों का वेतन 5% और सैनिकों का वेतन 10% बढ़ाने का जो वादा किया था, वो वादा पूरा करना चाहिए। एक तरफ कोरोना संकट के इस दौर में पाकिस्तान की जनता के पास पेट भरने तक के पैसे नहीं हैं और पाकिस्तानी सेना को अपनी जेबें भरने की सूझ रही है, और इसकी वजह यह बता रही है कि सैनिक मौजूदा वेतन में अपना घर नहीं चला पा रहे। लेकिन सच यह है कि भारतीय सीमा पर गोलियां चलाने के अलावा पाकिस्तानी सेना अपने देश में और भी बहुत कुछ चलाती है। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं। वर्ष 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइवेट बिजनेस सेक्टर में सेना की 100 अरब डॉलर यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सेदारी है। पाकिस्तानी सेना के कमर्शियल विंग शाहीन फाउंडेशन के पास 20 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आवासीय संपत्ति है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। पाकिस्तान में सेना बैंकिंग, फूड, रिटेल, सुपर स्टोर्स, सीमेंट, रियल एस्टेट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस से लेकर बीमा कंपनियों तक चलाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अब ऑयल बिजनेस में भी उतर रही है, तेल के व्यापार में भी। और एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तानी सेना के व्यापार का पाकिस्तान के रक्षा बजट से भी कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना पैसों की कमी का रोना इस समय ऐसी मुसीबत की घड़ी में रो रही है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सेना का चरित्र क्या है। विडंबना देखिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था कर्जों की बैसाखी पर चल रही हो, नागरिक भूखे मर रहे हों और कोरोना ने रही सही कसर भी निकाल दी हो, उस देश की सेना का पूरा ध्यान अपनी ही तनख्वाहों पर है। और यह हाल तब है जब पाकिस्तान कोरोना महामारी के सामने घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के करीब 33,000 मामले आए हैं और 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दबाव झेल सके। अगर पाकिस्तान में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया तो पाकिस्तान की गरीब जनता सड़कों पर आ जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अक्सर अस्पतालों में जरूरी मेडिकल सप्लाईज की कमी हो जाती है। अब आपको ब्रिटेन से खबर दिखाते हैं। ब्रिटेन ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक नया हवाई तरीका विकसित किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के संकट में लोगों को, सरकारों को नए तरीके से काम करना पड़ रहा है। ये एक नई चुनौती है। ब्रिटेन में एक ड्रोन की मदद से जरूरी मेडिकल सप्लाईज को एक अस्पताल तक पहुंचाया गया। 2 इंजन वाला ये ड्रोन 100 किलोग्राम तक के सामान को 1000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। इस ड्रोन का नाम विंड रेस अल्ट्रा है और पहली बार 9 मई को इस ड्रोन ने ब्रिटेन और वहां के पास के एक आइलैंड के बीच सामान डिलीवर किया था। करीब 12 किलोमीटर की दूरी को इस ड्रोन ने सिर्फ 10 मिनट में तय किया था, जबकि परंपरागत बोट से यही दूरी तय करने में 3 गुना ज्यादा यानी 30 मिनट का समय लगता। कोरोना संकट के दौरान ब्रिटेन की सरकार ने इसे उड़ान भरने की विशेष अनुमति दी थी। इस ड्रोन से अब हवाई उड़ानों में लगने वाले वक्त और खर्च दोनों में कमी आएगी और इस महामारी के दौरान ये ड्रोन लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसकी उड़ान का खर्च किसी सामान्य फ्लाइट से सस्ता है और ये ड्रोन दिन हो या रात किसी भी मौसम में अपना काम कर सकता है। इस ड्रोन को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने विकसित किया है और जरूरत के मुताबिक इस ड्रोन की मदद से एक दिन में 10 उड़ानें भरी जा सकती हैं। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन्स ने निगरानी भी की है और सैनिटेशन का काम भी किया है और अब कोरोना वायरस को खत्म करने की लड़ाई में ये ड्रोन्स भी हमारे नए कोरोना फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स बन गए हैं। और हो सकता है आपको आने वाले भविष्य में दुनिया भर में, हो सकता है आपके अपने देश में भी आपको इसी तरह की नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अभी तो ये दवाइयां पहुंचा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में आपके घर में जो आपकी होम डिलीवरी होती है, चाहे खाने की हो या दूसरे सामानों की हो, वो डिलीवरी भी ऐसे ही ड्रोन्स के जरिए होने लगे। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपको अपना जीवन भविष्य के हिसाब से अब ढाल लेना चाहिए। भविष्य में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होगा वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा।
और अब हम आपको वर्ष 2050 की दुनिया का एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। यानी आज से करीब 30 वर्षों के बाद आप घर में बैठकर रोबोट्स को कंट्रोल कर पाएंगे और यह उतना ही आसान होगा जितनी आसानी से आप इस समय रिमोट कंट्रोल की मदद से अपने टीवी या किसी दूसरे उपकरण को कंट्रोल करते हैं। ये बातें आपको शायद अभी तो काल्पनिक लग रही होंगी, लेकिन जल्द ही ये बातें सच हो जाएंगी। जापान की सरकार ने वर्ष 2050 तक एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी यानी भविष्य के एक समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा है और इसे सोसाइटी 5.0 कहा जाएगा। और इस प्रोग्राम का नाम है मूनशॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। भविष्य में आप अकेले ही 10 लोगों के बराबर काम कर पाएंगे और इसमें आपकी मदद करेंगे आपके अपने ही अवतार। अब आप आसान भाषा में समझिए कि आपके ये अवतार कैसे बनेंगे, यानी आपके जैसे 10 और लोग बन जाएंगे। वर्ष 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और बहुत तेज रफ्तार से काम करने वाले नेटवर्क की मदद से आप अपने 10 रोबोट्स का या कह लीजिए अपने 10 अवतार्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इस नई तकनीक की मदद से आप अपने घर में बैठे बैठे अपने अवतार से कनेक्ट हो जाएंगे। आपका ये अवतार आपके आदेश का पालन करते हुए हर तरह के काम करेगा, चाहे किसी भी लोकेशन पर हो। इनकी मदद से आप किसी जगह पर शारीरिक तौर पर पहुंचे बिना ही अपना काम कर पाएंगे और वर्ष 2050 तक आप अपने 1000 अवतार्स को कंट्रोल कर पाएंगे। 1000 यानी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सुबह आप भारत में सोकर उठें और थोड़ी देर के बाद आप अमेरिका में मौजूद अपने एक अवतार से कनेक्ट होकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर कोई काम करने लगें। इसी दौरान अपने दूसरे अवतार की मदद से आप लंदन के किसी लोकेशन पर पहुंच जाएं और वहां भी आपका जो भी काम है वो आपका अवतार करेगा। कि लंदन के किसी दफ्तर में जा सकते हैं, यानी हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए आपको अब ना तो पासपोर्ट की जरूरत होगी, ना वीजा की, ना हवाई यात्रा की, ना ही आपको वहां खुद जाने की जरूरत होगी। ये काम वहां मौजूद आपके अवतार करेंगे। वर्ष 2009 में अवतार नामक एक फिल्म भी इसी कल्पना पर आधारित थी। शायद आपने वो फिल्म देखी हो, लेकिन अब जापान इस कल्पना को सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2030 तक जापान में हर 3 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा हो चुकी होगी और हर 5 में से एक व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष होगी। और इन बुजुर्ग लोगों के लिए ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि शारीरिक तौर पर ये जो बुजुर्ग लोग होंगे जापान के, ये कोई काम करने के लायक उस समय तक नहीं बचेंगे। इसलिए इनके अवतार बनाए जाएंगे। एक एक व्यक्ति का 10, 50, 100 अवतार बनाए जाएंगे और वही अवतार इस व्यक्ति से कमांड लेकर उनके काम करेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भविष्य के इस रोबोट वाले समाज की शुरुआत हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में रोबोट्स का इस्तेमाल अस्पतालों को सैनिटाइज करने में, मरीजों को खाना पहुंचाने और उनकी जांच के लिए किया गया है। जापान में एक होटल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को रखा गया है और इनकी देखभाल यहां मौजूद ऐसे ही रोबोट्स कर रहे हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर एक रोबोट का इस्तेमाल यात्रियों में संक्रमण की जांच के लिए किया जा रहा है और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक दुनिया में रोबोटिक्स का बाजार करीब 1,80,000 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। हालांकि अभी ये रोबोट्स सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं, यानी इनमें इंसानों की तरह सोचने की क्षमता नहीं है, उतनी दक्षता भी नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है और ये अपनी क्षमता से किसी काम को पूरा भी शायद वैसे नहीं कर सकते जैसे इंसान करते हैं। लेकिन इन रोबोट्स में विकास की असीम संभावनाएं हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारी में इंसानों की मदद करके इन्होंने भविष्य का रास्ता पूरी दुनिया को दिखा दिया है। और अगर किसी सामान पर मेड इन चाइना लिखा होता है तो आप उस पर पूरी तरह से कभी भी भरोसा नहीं करते। हमेशा आपने भी देखा होगा, आप जैसे ही आप वो ठप्पा पढ़ते हैं किसी प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना, तो आपके मन में एक शक पैदा होता है कि ये कितना चलेगा। और कोई चीज जब आपके घर में जल्दी टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो आप भी ये सवाल करते हैं कि ये कहीं मेड इन चाइना तो नहीं था। पिछले कुछ समय में मेड इन चाइना फेस मास्क और टेस्ट किट्स भी लगातार फेल हुए हैं, इनमें गड़बड़ियां मिली है और अब चीन में बने रॉकेट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 11 मई को चीन के रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आकर गिर गया। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचे इस कचरे का वजन 17,800 किलोग्राम है और लगभग 30 वर्षों में यह पृथ्वी पर गिरा सबसे बड़ा मलबा है पिछले 30 साल में।
अंतरिक्ष में फैला ये मलबा दरअसल खराब हो चुके सैटेलाइट्स के वो टुकड़े होते हैं जो बहुत तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं और इनकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह मलबा चीन के ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का एक टुकड़ा है। पिछले हफ्ते 5 मई को चीन ने इस रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। सोचिए, पिछले हफ्ते इसी महीने 5 मई को यह रॉकेट लॉन्च हुआ है। एक हफ्ते तक इस रॉकेट ने अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसके बाद यह बिना किसी नियंत्रण के पृथ्वी की तरफ वापस गिरने लगा। हैरान करने वाली एक बात यह भी है कि पृथ्वी पर गिरने से पहले यह कचरा अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों के करीब से गुजरा और फिर यह अटलांटिक महासागर में जाकर गिर गया। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन संभव है कि यह घटना दोबारा हो और तब पृथ्वी की किस्मत इतनी अच्छी न हो। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी देश के रॉकेट का कचरा गिरने से हुए नुकसान के लिए उस देश को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए चीन ने कोई रॉकेट लॉन्च किया या कोई सैटेलाइट लॉन्च किया और वो उसका जो मलबा है वो खराब हो जाए और उसका मलबा भारत पर गिर जाए, आपके घर पर गिर जाए और उसमें आपका नुकसान हो जाए, कुछ लोग मारे जाएं, तो क्या होगा? क्या आप चीन के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? अंतरिक्ष के मलबे को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, लेकिन उनमें यह नहीं बताया गया है कि अगर ये मलबा किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो क्या एक्शन लिया जाएगा। पिछले वर्ष नवंबर में भी चीन के एक रॉकेट के टुकड़े उसके ही सिचुआन प्रांत पर गिर गए थे और सिर्फ 7 महीनों में दूसरी बार हुई इस गलती के बाद इन नियमों में अब बदलाव किया जाना जरूरी है। ये जब खबर हम आज आपके लिए बना रहे थे तो ये बात हमारे भी दिमाग में आई कि अगर किसी देश की कोई मिसाइल, कोई सैटेलाइट या कोई रॉकेट टेस्टिंग के दौरान या किसी और वजह से भी किसी दूसरे देश पर गिर जाए और वहां कुछ लोगों को नुकसान हो जाए तो फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रिक रेलवे का परीक्षण कहां शुरू हुआ था। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। So bring it on the piece of paper in front of you. और दूसरा, जो कि कभी कभी हम गलत कारणों से करते हैं, कि उसको सही कारण से करिए। टेल योर स्टोरी टू समबडी। अगर किसी दूसरे को बताने में शर्म आ रही है तो एक इस लैंप को कहना, लैंप की तरफ खड़े हो जाइए और इसको कहना शुरू कर दीजिए, अपनी स्टोरी बताइए। जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे, अपने खुद भी सुनोगे, उसमें भी आपको अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ जो कुछ भी होंगी वो सामने सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। खुश होगे अपने आप में, अपनी कमजोरी जो होंगी उसको ठीक करना है। और अब क्योंकि लेजी नहीं रहे, पहले लेजी थे अब लेजी नहीं रहे, तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे। और फिर हम कहते हैं ट्रैक द प्रोग्रेस। जैसे आप अपना पढ़ाई में भी करते हैं ना, आपका एग्जाम टेस्ट होते हैं और होते हैं, ऐसे अपना खुद का टेस्ट लेना शुरू करिए। सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग विद योर ओन कोचिंग। यू विल फाइंड योर सेल्फ के भी हाँ, यस आई एम प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। मुझे अभी पिछले दिनों एक एयरपोर्ट पर एक मिलिट्री का कैप्टन मिल गया, यंग पर्सन। एनडीए शुरू में अगर आर्मी में जाना चाहें तो 3 साल एनडीए में जाते हैं, 16 साल की उम्र से वो शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 साल की उनकी फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ये सर कि सर मैं जब गया वहाँ तो हमारे कर्नल साहब ने मुझे दौड़ने को कहा। 1 किलोमीटर में हाँफने लग गया। धीरे धीरे क्रॉस कंट्री किया 16 किलोमीटर का, तो मुझे 80 मिनट लगे पहली बार। और ऐसे लग रहा था कि अभी मेरे जान सारी निकल के बाहर गिरेगी, जान मेरे मुंह में आके अटकी हुई, जैसे अभी जाएगी, मरूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे करने लगा तो बोला आज मैं 10 मिनट में क्रॉस कंट्री कर लेता हूँ।
कभी पता नहीं था कि मेरे शरीर में इतनी ताकत है, मेरी बॉडी में इतनी रेजिलियंस है। सो जब ये करने लगोगे तो आपको अपनी ताकत का, अपने कैपेसिटी का पता लगने लगेगा। सो उसको ट्रैक योर प्रोग्रेस। और कहीं लगे कि भाई कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है तो यू शुड नॉट हेजिटेट इन चेंजिंग योर ट्रैक ऑल्सो, विच यू कैन चेंज। यू वेरी वेल नो कि यहाँ अगर मैं किसी वक्त खाना खा करके और फिर अगर दौड़ने लगता हूँ या दौड़ने लगती हूँ तो जल्दी हाँफने लगूंगी, तो आगे से खाना नहीं खाऊंगी पहले, दौड़ने से पहले। किसी दिन अगर आपको नींद ठीक नहीं आई होगी तो अगले दिन आप फिजिकल या कोई भी एक्सरसाइज करना चाहेंगे, जल्दी थक जाएंगे। तो अब आज से मैं जल्दी सोना शुरू करूं। सो दीज काइंड ऑफ improvements and changes, track changes you have to have. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. We are talking about only about the limited subject of being coach of yourself. Rather, you will shorten the time because you know your strength and your own weaknesses. मुझे अगर आपका इनका टैलेंट पहचानना हो तो मुझे ये आर्ट सीखना पड़ेगा. And even then I may or may not be perfectly 100% right. But you know yourself what you are. So therefore, to become your own coach, you will rather shorten the time to reach to the excellence. So now I come to process of self-coaching. सबसे पहली एक चीज़, बहुत से लोग हम जिंदगी में बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत होशियार हूँ. हम सब बिलीव करते हैं, बिलीव करना भी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना भी चाहिए, और भरोसा होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे. लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है वो फिर भी आंख के पीछे है, आपके दिमाग में है, यहाँ पीछे. दिमाग कहाँ? यहाँ, आंख के पीछे. जो आप बिलीव करते हो अपने बारे में, उसको आंखों के सामने लाइए. स्टार्ट राइटिंग इट, और put into laptop, put into iPad, or whatever you use. Bring that in front of you, क्योंकि सामने जब देखोगे तो उसको आप कहोगे नहीं ये बात मैंने ठीक लिखी है, ये मैंने गलत लिखा है, अपने बारे में ही हो चाहे वो. So bring it on the piece of paper in front of you. और दूसरा, जो कि कभी कभी हम गलत कारणों से करते हैं, कि उसको सही कारण से करिए. टेल योर स्टोरी टू समबडी. अगर किसी दूसरे को बताने में शर्म आ रही है तो एक इस लैंप को कहना, लैंप की तरफ खड़े हो जाइए और इसको कहना शुरू कर दीजिए अपनी स्टोरी. बताइए. जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे, अपने खुद भी सुनोगे, उसमें भी आपको अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ जो कुछ भी होंगी वो सामने सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी. खुश हो गए अपने आप में, अपनी कमज़ोरी जो होंगी उसको ठीक करना है. और अब क्योंकि लेज़ी नहीं रहे, पहले लेज़ी थे अब लेज़ी नहीं रहे, तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे. और फिर हम कहते हैं ट्रैक द प्रोग्रेस. जैसे आप अपना पढ़ाई में भी करते हैं ना, आपका एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं और होते हैं, ऐसे अपना खुद का टेस्ट लेना शुरू करिए. See how you are progressing with your own coaching. You will find yourself कि भाई हाँ, yes, I am progressing very well. मुझे अभी पिछले दिनों एक एयरपोर्ट पर एक मिलिट्री का कैप्टन मिल गया, यंग पर्सन. NDA शुरू में अगर आर्मी में जाना चाहें तो 3 साल NDA में जाते हैं, 16 साल की उम्र से वो शुरू कर देते हैं.
फिर उसके बाद 1-1.5 साल की उनकी फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ये सर कि सर मैं जब गया वहाँ तो हमारे कर्नल साहब ने मुझे दौड़ने को कहा। 1 किलोमीटर में हाँफने लग गया। धीरे 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 क्रॉस कंट्री किया 16 किलोमीटर का, तो मुझे 80 मिनट लगे पहली बार। और ऐसे लग रहा था कि अभी मेरे जान सारी निकल के बाहर गिरेगी, जान मेरे मुंह में आके अटकी हुई जैसे अभी जाएगी, मरूंगा। लेकिन धीरे 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 जैसे करने लगा तो बोला आज मैं 10 मिनट में क्रॉस कंट्री कर लेता हूं। कभी पता नहीं था कि मेरे शरीर में इतनी ताकत है, मेरी बॉडी में इतनी रेजिलियंस है। सो जब ये करने लगोगे तो आपको अपनी ताकत का, अपने कैपेसिटी का पता लगने लगेगा। सो उसको ट्रैक योर प्रोग्रेस। और कहीं लगे कि भाई कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है तो यू शुड नॉट हेजिटेट इन चेंजिंग योर ट्रैक ऑल्सो, विच यू कैन चेंज। यू वेरी वेल नो कि यहाँ अगर मैं किसी वक्त खाना खा करके और फिर अगर दौड़ने लगता हूँ या दौड़ने लगती हूँ तो जल्दी हाँफने लगूंगी, तो आगे से खाना नहीं खाऊंगी पहले, दौड़ने से पहले। किसी दिन अगर आपको नींद ठीक नहीं आई होगी तो अगले दिन आप फिजिकल या कोई भी एक्सरसाइज करना चाहेंगे, जल्दी थक जाएंगे। तो अब आज से मैं जल्दी सोना शुरू करूं। सो दीज काइंड ऑफ improvements and changes, track changes you have to have. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. We are talking about only about the limited subject of being coach of yourself. Rather, you will shorten the time because you know your strength and your own weaknesses. मुझे अगर आपका इनका टैलेंट पहचानना हो तो मुझे ये आर्ट सीखना पड़ेगा. And even then I may or may not be perfectly 100% right. But you know yourself what you are. So therefore, to become your own coach, you will rather shorten the time to reach to the excellence. So now I come to process of self-coaching. सबसे पहली एक चीज़, बहुत से लोग हम जिंदगी में बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत होशियार हूँ. हम सब बिलीव करते हैं, बिलीव करना भी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना भी चाहिए, और भरोसा होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे. लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है वो फिर भी आंख के पीछे है, आपके दिमाग में है, यहाँ पीछे. दिमाग कहाँ है? यहाँ, आंख के पीछे. जो आप बिलीव करते हो अपने बारे में, उसको आंखों के सामने लाइए. स्टार्ट राइटिंग इट, और put into laptop, put into iPad, or whatever you use. Bring that in front of you, क्योंकि सामने जब देखोगे तो उसको आप कहोगे नहीं ये बात मैंने ठीक लिखी है, ये मैंने गलत लिखा है, अपने बारे में ही हो चाहे वो. So bring it on the piece of paper in front of you. और दूसरा, जो कि कभी कभी हम गलत कारणों से करते हैं, कि उसको सही कारण से करिए. टेल योर स्टोरी टू समबडी. अगर किसी दूसरे को बताने में शर्म आ रही है तो एक इस लैंप को कहना, लैंप की तरफ खड़े हो जाइए और इसको कहना शुरू कर दीजिए अपनी स्टोरी. बताइए. जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे, अपने खुद भी सुनोगे, उसमें भी आपको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी होंगी वो सामने सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी.
खुश हो गए अपने आप में, अपनी कमज़ोरी जो होंगी उसको ठीक करना है। और अब क्योंकि लेज़ी नहीं रहे, पहले लेज़ी थे अब लेज़ी नहीं रहे, तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे। और फिर हम कहते हैं ट्रैक द प्रोग्रेस। जैसे आप अपना पढ़ाई में भी करते हैं ना, आपका एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं और होते हैं, ऐसे अपना खुद का टेस्ट लेना शुरू करिए। सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग विद योर ओन कोचिंग। यू विल फाइंड योर सेल्फ कि भाई हाँ, यस आई एम प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। मुझे अभी पिछले दिनों एक एयरपोर्ट पर एक मिलिट्री का कैप्टन मिल गया, यंग पर्सन। एनडीए शुरू में अगर आप अगर आर्मी में जाना चाहें तो 3 साल एनडीए में जाते हैं, 16 साल की उम्र से वो शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 साल की उनकी फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ये सर कि सर मैं जब गया वहाँ तो हमारे कर्नल साहब ने मुझे दौड़ने को कहा। 1 किलोमीटर में हाँफने लग गया। धीरे धीरे क्रॉस कंट्री किया 16 किलोमीटर का, तो मुझे 80 मिनट लगे पहली बार। और ऐसे लग रहा था कि अभी मेरे जान सारी निकल के बाहर गिरेगी, जान मेरे मुंह में आके अटकी हुई, जैसे अभी जाएगी, मरूंगा। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1880 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार इलेक्ट्रिक रेलवे का परीक्षण किया था। यह परीक्षण अमेरिका के न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में हुआ था। वर्ष 1876 में थॉमस एल्वा एडिसन का घर और रिसर्च लेबोरेटरी दोनों ही इसी मेनलो पार्क में थे। ग्रामोफोन से लेकर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब तक एडिसन के आविष्कार आज भी हर इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मुश्किल हालात की वजह से एडिसन अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। वर्ष 1859 में उन्होंने स्कूल छोड़कर ट्रेन में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद उनके नाम पर अकेले और संयुक्त रूप से अमेरिका में 1093 पेटेंट्स हैं। एडिसन हर दिन लगभग 16 घंटे तक अपने शोध कार्यों में लीन रहते थे। उन्हें बचपन में हुई एक दुर्घटना की वजह से कम सुनाई देता था। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी न मानकर एक वरदान के रूप में लिया और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि बहरेपन ने मुझे लोगों की फिजूल की बातों को सुनने से वंचित कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका अहम योगदान था। डॉक्टर जाकिर हुसैन करीब 22 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो पहले मुस्लिम थे जिन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया था। अब तक भारत के 14 में से 4 राष्ट्रपति मुस्लिम रहे हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन मशहूर लेखक R.K. नारायण का निधन हुआ था। R.K. नारायण को उनके उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स और गाइड के लिए आज भी याद किया जाता है। हिंदी धारावाहिक मालगुडी डेज और मशहूर हिंदी फिल्म गाइड उन्हीं की पुस्तकों पर आधारित थी। गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और वो पहले अंग्रेजी लेखक थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। R.K. नारायण को वर्ष 1964 में पद्म भूषण और फिर वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1952 में आज ही के दिन भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। इसे अंग्रेजी में अपर हाउस भी कहते हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। भारतीय संसद के सेकंड चेंबर को 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के नाम से जाना गया। और मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है और इस बात को अपने शोध से दुनिया के सामने रखने वाले मशहूर ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1857 में हुआ था। उनके पिता तत्कालीन भारतीय सेना में जनरल थे और रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत के ही अल्मोड़ा शहर में हुआ था। वर्ष 1897 में उन्होंने सिकंदराबाद में एनोफिलीज मच्छरों में मलेरिया परजीवी यानी पैरासाइट के मौजूद होने की खोज की थी और इन्हीं मच्छरों से इंसानों में मलेरिया का संक्रमण फैलता है। रोनाल्ड रॉस की वजह से ही मलेरिया से लड़ने के प्रयास शुरू हुए और उन्हें
और वर्ष 1902 में उन्हें इसके लिए फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में भारत में मलेरिया संक्रमण के 67 लाख मामले आए थे और लगभग 9,500 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2030 तक भारत ने मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य तय किया है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अपने लक्ष्यों से दूरी मत बढ़ाइए, बल्कि तमाम सीमाओं के साथ अब अपने लक्ष्य को पहले से भी ज्यादा तेजी से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।